राहुल ने सन 2010 में अपने बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए डिपॉजिट कराई थी। वो खुश है, उसे कोई टेंशन नहीं है, मतलब कोई रिस्क नहीं है कि कहीं कोई चोरी ना हो जाए, घर में पैसा खामखा रखा रहेगा तो खर्चा भी हो सकता है, तो वो बहुत खुश है, तो उसे कोई टेंशन नहीं है। अब 15 साल के बाद सन 2025 में वो अपना अकाउंट चेक करता है। अब वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसका जो पैसा है वो इंक्रीज़ हो चुका है। मे बी ये बढ़ करके 1.5 लाख हो चुका है, चलो मान लेते हैं कि 2 लाख हो चुका है बढ़ करके, और वो स्माइल करता है और सोचता है कि मेरा पैसा बढ़ चुका है। लेकिन क्या ये सचमुच में बढ़ा है? चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। सन 2010 में पेट्रोल आता था 50 रुपये पर लीटर एंड गोल्ड था उस टाइम पे 18,000 रुपये पर तोला। एंड एक डिसेंट स्मार्टफोन ले लेते हैं, वो आता था करीब 10,000 रुपये का, एक डिसेंट से स्मार्टफोन, ठीक है, वो 10,000 रुपये का हमारा आ जाता था। अब आ जाओ अपने सन 2025 में, जो पेट्रोल है 100 रुपये प्लस लीटर हो चुका है, गोल्ड है 1 लाख रुपए प्लस हो चुका है, कहीं ज़्यादा उससे भी। अब कोई भी एक 10,000 रुपये में एक बहुत ही डिसेंट स्मार्टफोन नहीं आएगा, उसके लिए करीब 25,000 से 30,000 रुपये। तो बताओ, जितनी चीज़ें वो उस टाइम पर 1 लाख रुपए में खरीद सकता था, अब वो उतनी ही चीज़ें 2 लाख रुपए में भी खरीद सकता है? नहीं, क्योंकि चीज़ों के रेट तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, लेकिन उसकी जो सेविंग्स थी वो उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है। तो आज की इस वीडियो में हम एक बहुत बड़े फाइनेंशियल इल्यूजन को अनकवर करने वाले हैं, जो बहुत से लोग कभी नोटिस भी नहीं करते। सो बहुत से लोगों को लगता है कि मेरा पैसा बैंक में रखा हुआ है, मैंने इसको सेविंग अकाउंट में रखा हुआ है एंड मेरा पैसा सेफ है। कहीं ना कहीं ये ठीक भी है कि आप पैसा सेफ तो है, लेकिन जो ये सेफ्टी है ना, ये भी 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 है सेफ्टी ऑफ अमाउंट, मतलब जो बैंक है वो ये कह रही है कि आप आज हमारे पास 10,000 रुपये जमा करा लो, हम आपके अमाउंट की आपको सेफ्टी करके दे रहे हैं, आपको जब कभी भी नीड हो अपने 10,000 रुपये आप हमारे पास आना एंड ले जाना, ठीक है। तो बैंक ने हमें प्योर सेफ्टी दी हुई है हमारे अमाउंट की, आपको जब कभी भी नीड होगी हम आपको आपका अमाउंट वापस कर देंगे। लेकिन जो दूसरी सेफ्टी होती है वो होती है सेफ्टी ऑफ वैल्यू की, कि क्या उसकी जो वैल्यू है उसको वो सेव करने का बैंक गारंटी ले सकता है। भाई 10,000 रुपये में आज मैं बहुत सारी चीज़ें खरीद सकती हूँ, कुछ टाइम बाद मैं सेम मार्केट में जाती हूँ, सेम चीज़ें मैं खरीदती हूँ, अब उन चीज़ों की जो कॉस्ट है वो मुझे पड़ रही है 12,000 रुपये। अब बैंक से मैंने पैसे निकाले, बैंक तो मेरे को अभी भी केवल वो 10,000 रुपये ही दे रहा है, तो बैंक ने मेरा जो अमाउंट है उसकी वैल्यू की मुझे सेफ्टी करके नहीं दी है। तो इस प्रकार से जो बैंक हमें दे रहा है केवल और केवल सेफ्टी ऑफ अमाउंट, नॉट सेफ्टी ऑफ वैल्यू। तो ऐसा होता क्यों है कि पैसा बैंक में रखा हुआ है और ये रखा हुआ अपनी ही वैल्यू को लूज करता जा रहा है? सो इसका नंबर 1 रीजन होता है मनी इज नॉट वेल्थ। बहुत से लोगों को लगता है कि पैसा हमारे पास है तो बहुत ज़्यादा वेल्दी है, लेकिन मनी इज नॉट इक्वल टू वेल्थ। मनी ओनली एंड ओनली एक टूल है। मनी की तब तक कोई वैल्यू नहीं है जब तक सबकी सहमति से ये एक एक्सचेंज कमोडिटी नहीं बन जाता, एक ऐसी कमोडिटी नहीं बन जाता कि इसको आप एक्सचेंज करके इसके बदले में आप जो चाहे वो वस्तु आप खरीद सकें। जैसे कि फूड है, कार्स हैं, हाउसेस हैं, सर्विसेज हैं, क्लोथ्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट्स हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो बेसिकली अब भाई मेरे पास एक पेपर है, ठीक है, मेरे पास एक पेपर है, अब मैं इस पेपर को किसी को दे करके तो बदले में कुछ नहीं ले सकती हूँ। जब मनी क्या है, मनी भी मतलब मेरे पास एक पेपर का बना हुआ एक नोट ही तो है। अब वो एक उसके बदले में उसकी वैल्यू कब होगी? जब सबकी सहमति है कि ये एक एक्सचेंज कमोडिटी है एंड जब आप इसको एक्सचेंज करके हमसे जो सामान हम बेचने के लिए अवेलेबल है आप वो सामान हमसे खरीद सकते हैं। इसकी वैल्यू केवल और केवल तब तक है। लेकिन अगर इसको मना कर दिया गया कि इसको अब हम एज एन एक्सचेंज कमोडिटी यूज़ नहीं करेंगे, तब इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, केवल और केवल एक पेपर बन के रह जाएगा। जैसे कि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था ये 2016 में, तब जो 500 और 1000 के नोट जो डिमोनेटाइज हुए थे, उस टाइम के बाद से इनकी नोट्स की कोई वैल्यू नहीं है। जिसके पास ये 500 और 1000 के पुराने नोट अवेलेबल हैं, उनके लिए वो केवल और केवल एक पेपर ही है। तो इस प्रकार से मनी एक वेल्थ नहीं है। मनी हमारे पास है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वेल्दी भी हूँ। वेल्दी होने का मतलब है कि मेरे पास कितनी एसेट्स हैं, जिनके करंट वैल्यू कितनी है। सपोज करो आज आप 100 रुपये में 2 टी-शर्ट खरीद सकते हैं, लेकिन 2 साल बाद उन्हीं 100 रुपये में आपको उनमें से केवल एक ही टी-शर्ट मिलेगी। अब आपका जो अमाउंट है वो तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन जो आपकी परचेजिंग पावर है वो जरूर कम हो गई। एंड यही इस पूरी वीडियो का की कॉन्सेप्ट है, परचेजिंग पावर। इसका मतलब यह है कि आपके पास अभी जितने पैसे हैं, किसी भी वस्तु को खरीदने की क्षमता कितनी है, और जिस दिन यह वस्तु को खरीदने की क्षमता कम हुई उसी दिन आपके जो मनी है उसकी वैल्यू वीक हो जाएगी, आपका जो मनी है वो वीक हो जाएगा।
अब ये सब कुछ क्यों होता है? ये सब कुछ होता है इन्फ्लेशन के कारण। इन्फ्लेशन का मतलब होता है ओवर टाइम गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइसेस है ये बढ़ते चले जाते हैं, इसको बोला जाता है इन्फ्लेशन। आज एक चॉकलेट 10 रुपए की आ रही है, कुछ टाइम बाद वही चॉकलेट 15 रुपए की आएगी, फिर कुछ टाइम बाद 20 रुपए, फिर कुछ टाइम बाद 30 रुपए, फिर 50 रुपए। तो क्या चॉकलेट और ज़्यादा डिलीशियस हो गई है? नहीं, लेकिन हमारा जो पैसा है उसकी वैल्यू जरूर कम हो गई है, वो उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं रहा है। और जैसा कि हम अपने दादा दादियों से भी कहते हुए सुनते हैं कि हमारे टाइम पर तो 10 रुपये में इतनी सारी चीज़ें आ जाती थी, 1 रुपये में 10 गोलगप्पे आते थे, 1 रुपये में इतनी सारी टॉफ़ियाँ आ जाती थी, 5 रुपये में हम पूरा मेला घुमाते थे और बहुत सारी चीज़ें भी खरीद कर ले आते थे। तो वो कुछ भी फेक नहीं रहे हैं, बस महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अब बात करते हैं बैंक सेविंग्स की। सपोज करो बैंक 4% इंटरेस्ट देता है डिपॉजिट्स पर, एंड आपने आज 1 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट कराई। 1 साल बाद आपके पैसे 1,04,000 रुपए हो गए। नाइस। बट यदि इन्फ्लेशन की रेट 7% है तो मतलब जो महंगाई है वो होगी 7% की रेट से। हर कोई भी वस्तु अगर 100 रुपये की मिल रही है तो 1 साल बाद यह आपको मिलेगी 107 रुपये में। ठीक है भाई, मेरे पास आ गए 1,04,000 रुपये 1 साल बाद। लेकिन जो चीज़ें मैं पहले 1 साल पहले 1 लाख रुपये में खरीद सकती थी, आज उन चीज़ों को खरीदने के लिए मेरे को पे करने पड़ रहे हैं 1,07,000 रुपये। तो बेसिकली कौन जीता? इन्फ्लेशन। क्योंकि महंगाई के कारण अब मैं वो चीज़ें नहीं खरीद पा रही हूँ, इवन दो मैंने उसको इंटरेस्ट रेट पे सेव किया हुआ था। सो अब बात आती है कि जब सब कुछ इन्फ्लेशन के कारण ही हो रहा है तो इस इन्फ्लेशन को ही पूरी तरीके से रोक दो ना। भाई इन्फ्लेशन ही रुक जाएगा, महंगाई नहीं होगी तो सब कुछ ठीक रहेगा। हमारी जो सेविंग्स है उनकी वैल्यू हमें मतलब ओवर द टाइम हमें अप्रिशिएट होती हुई दिखेगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब खुद सोचो कि मान के चलते हैं कि कभी भी अब प्राइसेस बढ़ेंगे ही नहीं किसी भी चीज़ के। ये ऐलान किया जाता है कि अब किसी भी चीज़ के प्राइसेस आज जितने हैं ज़िंदगी भर वो प्राइसेस उतने ही रहेंगे, कभी भी प्राइसेस इंक्रीज होंगे ही नहीं, कोई महंगाई नहीं होने वाली है। तो पता है क्या क्या होगा? लोग अपने परचेजेस को डिले कर देंगे। वो ये सोचेंगे कि अभी मैं ये सामान क्यों खरीदूं, जब मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा होगा मैं ये सामान तब खरीद लूंगा। भाई मुझे आज कार की नीड फील हो रही है, मुझे लगता है कि यार मेरे घर में ना एक कार होनी चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पास 10 लाख की गाड़ी आ रही है, मेरे पास अभी 5 लाख रुपए है, मैं 5 लाख रुपए लोन पर लेकर कार ले लेती हूँ। लेकिन जब मुझे पता है कि हमेशा ही इसका जो अमाउंट है कार का वो सेम ही रहना है, 10 लाख ही रहना है, चाहे मैं इसे कभी भी खरीदूँ, इसके प्राइसेस कौन से भी बढ़ रहे हैं तो मैं क्यों ना इसको 1 साल बाद खरीद लूंगा। अभी ऐसी मतलब सिर्फ मेरी डिज़ायर है, जब 1 साल बाद मेरे पूरे 10 लाख रुपए हो जाएंगे तो 10 लाख रुपए दे करके मैं इसको कार को खरीद लूंगा। प्राइसेस तो वैसे भी नहीं बढ़ने, तो जितने भी परचेजेस हैं वो ऐसे ही कर करके डीले होती चली जाएंगी। इसका असर पड़ेगा बिजनेसेस पर। अब बिजनेस क्या करेंगे? भाई उनका जो सामान है वो बिक ही नहीं रहा है तो प्रोडक्शन कम होता चला जाएगा। अब जब प्रोडक्शन कम हो रहा है मतलब बेसिकली उन्हें कम लेबर की ज़रूरत है, कम लेबर की ज़रूरत है, कम एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत है, तो अब जो जॉब्स हैं वो कम होती हुई चली जाएंगी। जॉब्स कम होती चली जाएंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट आता चला जाएगा, मनी का फ्लो अच्छे से नहीं हो पाएगा। भाई ना ही कोई लोन ले रहा है, ना ही कोई लोन दे रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है पैसे से रिलेटेड, ना ही कोई सामान खरीद रहा है, बिजनेसेस फेल होते जा रहे हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा अनएम्प्लॉयड होते जा रहे हैं, तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो वीक होती चली जाएगी। तो इसी वजह से जो कंट्रीज़ है वो मॉडरेट इन्फ्लेशन चाहती है। सो ए लिटिल इन्फ्लेशन इज कंसिडर्ड हेल्दी। अब आप सोचेंगे कि सभी की ही जब मनी की वैल्यू कम होती चली जा रही है तो ऐसे तो कोई भी रिच हो ही नहीं पाएगा। भी सभी अपने पैसे को सेव करके तो रखते ही हैं, जितनी उनकी ज़रूरतें खत्म हो जाती हैं उसके बाद तो किस प्रकार से अमीर लोग और अमीर होते चले जाते हैं, किस प्रकार से हम अपनी इस मनी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम इस इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। तो पता है रिच लोग और ज़्यादा रिच किस प्रकार से होते चले जाते हैं? भाई इन्होंने सोच लिया कि मेरे को इतने पैसों की ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है, इसको मैं सेविंग अकाउंट में डाल देता हूँ। उसके बाद वो जो काम करता है वो सारा अमाउंट अपना सेविंग अकाउंट में नहीं डालते, वो खरीदते हैं एसेट्स लाइक बिजनेसेस, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, गोल्ड। और जब इन्फ्लेशन होना ही है, महंगाई होनी ही है, तो बेसिकली जो उन्होंने एसेट्स खरीदी है इनके भी तो प्राइसेस बढ़ते चले जाएंगे। आज एक घर 50 लाख का है, इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा होता चला जा रहा है, कुछ टाइम बाद ये जो घर है ये हो जाएगा 80 लाख। लेकिन अब मेरा यहाँ पर क्वेश्चन यह आता है कि जब इन्फ्लेशन रेट इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा है तो क्यों ना हम एडवांस में वो सामान ही खरीद के रख लें। भाई आज मैं 1 लाख रुपए में ज़्यादा सामान खरीद सकती हूँ कंपैरेटिवली 1 साल के बाद। 1 साल के बाद 1 लाख रुपए में इतना सामान नहीं आएगा जितना आज आ जाएगा, क्यों ना मैं इस सामान को ही एडवांस में खरीद के रख लूँ। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। लोगों को अभी अगर अपनी नीड से ज़्यादा गुड्स चाहिए ही नहीं तो वो उनको खरीद करके करेंगे क्या?
मान के चलते कि मैंने स्टोरेज के लिए मतलब एडवांस में ही 1 साल के लिए सामान खरीद के रख लिया, मैंने पेट्रोल खरीद के रख लिया, फूड खरीद के रख लिया, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स खरीद के रख लिए और भी बहुत कुछ। लेकिन क्या होगा, मुझे इन सबको रखने के लिए अब स्टोरेज स्पेस भी चाहिए, फिर अब सेफ्टी इश्यू भी चाहिए, भाई पेट्रोल को सेव करके रखना पड़ेगा, फूड मेरा खराब हो सकता है, अब मेरे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है ये आउटडेटेड हो सकते हैं, कल को ये काम भी ना करें एंड इससे ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी मार्केट में आ सकती है। तो इस प्रकार से जो मनी है, हमारा जो सेव्ड अमाउंट है, वो हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि हम अपनी मनी को कभी भी जब हमें ज़रूरत होगी तब हम उसे अपनी ज़रूरत के मुताबिक क्लोथ्स में, फूड में, मेडिसिन में, जिस चीज़ में चाहें हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बैंक हमें देता है सेफ्टी कि आपका पैसा सेफ रखा हुआ है, लिक्विडिटी, आप जब चाहें इसे जिस किसी भी चीज़ में चाहें कन्वर्ट ईजिली कर सकते हैं, कन्वीनियंस देता है कि आप अब मॉडर्न टेक्निक आ चुकी है, डिजिटल पेमेंट्स का यूज़ कर सकते हो। सो मनी इन बैंक इज सेफ एंड एक्सेसिबल। तो इस प्रकार से लोग प्रीफर करते हैं कि हम इन्फ्लेशन का लॉस एक बार के लिए बेयर कर लेंगे, लेकिन इन द एंड हमें सेफ्टी चाहिए, हमें लिक्विडिटी ही चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 आता है, अगर बैंक हमें दे रहा है 4% की इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन की रेट है 7%, तो टोटल बैंक को तो लॉस हो रहा है ना फिर 11% का। लेकिन हमारा पैसा जब बैंक में रखा हुआ रहता है ना, तो केवल वहाँ पर वो पड़ा हुआ ही नहीं रहता, बैंक उस पैसे को लैंड कर देते हैं, उसे वो इन्वेस्ट कर देते हैं। लाइक होम लोन दे दिया, पर्सनल लोन दे दिया, कार लोन दे दिया, बिजनेस लोन दे दिया एंड इनकी जो लैंडिंग रेट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से बैंक उस पैसे से पैसा कमाते हैं। तो अब सोचो कि बैंक हमें सेफ्टी भी दे रहा है, लिक्विडिटी भी दे रहा है, बट ओवर द टाइम हमारी जो पैसा है उसकी अल्टीमेटली हो तो कम ही रही है। तो ऐसे में हम किस प्रकार से अपने इस पैसे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो इसकी एक प्रैक्टिकल अप्रोच यह हो सकती है, पहले हम अपने आप से क्वेश्चन करें कि हमें एटलीस्ट इमरजेंसी फंड के लिए कितना पैसा चाहिए। अब ये इमरजेंसीज कैसे भी हो सकती, लाइक जॉब लॉस हो जाए, मेडिकल प्रॉब्लम आ जाए, या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो हमें बाई करना ही करना है, या फिर हमें अपना जो बच्चों की जो एजुकेशन है उसके लिए हमें पैसों की नीड होगी अगले 6 मंथ्स में, अगले 1 साल में। तो उस पैसे को हमें अपने एक इमरजेंसी फंड में सेव करके रखना होगा ताकि हमें सेफ्टी दे, हमें लिक्विडिटी दे। नंबर 2 इज अंडरस्टैंड इन्फ्लेशन। ये देखो कि सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट रेट क्या है वर्सेस मार्केट में इन्फ्लेशन रेट क्या है। लर्न अबाउट इन्वेस्टिंग कि कौन सी ऐसी एसेट्स हैं जिनकी वैल्यू फ्यूचर में बढ़ने वाली है। इंक्रीज स्किल्स एंड इनकम कि हम किस प्रकार से अपनी इनकम को और ज़्यादा इंक्रीज कर दे, अपनी स्किल्स को बढ़ा दें। एंड 5th इज थिंक लॉन्ग टर्म कि हम अपने लॉन्ग टर्म के बारे में सोचें कि ओवर द टाइम इन्फ्लेशन के कारण हमारा जो मनी है उसकी वैल्यू कम तो होगी ही होगी, लेकिन किस प्रकार से हम अपने आप को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। सो बैंक्स कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमें सेफ्टी देता है, लिक्विडिटी देता है, इमरजेंसी फंड, पेमेंट सिस्टम सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है। बट मेन थिंग इज परचेजिंग पावर एंड वैल्यू ऑफ मनी। तो इस प्रकार से हमारा जो पैसा है वो सेविंग मनी है, वो बैंक में अपनी वैल्यू को लूज कर देता है।